वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी की भूगोल की पुस्तक का एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी देख ली है। आप पहले इसकी थ्योरी देख ले ताकि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ सके। क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और थ्योरी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाली 3 सामान्य खनिजों के नाम बताएं। आप भी सोचें कि आप प्रतिदिन घर में किन चीजों का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि नमक हो गया, वो भी एक खनिज का उदाहरण है। उसके अलावा जो पेंसिल की ग्रेफाइट हो गई, पेंसिल की जो नाखून होती है, नोकी जिससे आप लिखते हैं, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो दूसरा यह ऑप्शन हो गया। और तीसरा जो है वो कोयला जिससे हम खाना वगैरह पकाते हैं। आप भी इसके बारे में और भी सोच सकते हैं कि और कौन कौन सी खनिजें हो सकती हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को जाने कि अयस्क क्या है और धात्विक खनिजों के अयस्क समानता कहाँ पाए जाते हैं। तो अयस्क हम किसे कहते हैं? जिन सैलों से खनिजों का खनन किया जाता है, और वे सैलें क्या कहलाती हैं? अयस्क कहलाती है। सैल मतलब पत्थर। उन खनिजों का खनन किया जाता है, जब उनसे खोदते हैं और उसके बाद उसमें से मिनरल निकालते हैं, तो वही सैलें क्या कहलाती हैं? अयस्क कहलाती हैं। और धात्विक खनिजों के जो अयस्क होते हैं वो समानता क्या होते हैं? आग्नेय और कायांतरित सैलों में पाए जाते हैं। चलिए आप तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस संसाधन में संपन्न 2 देशों के नाम बताइए। मतलब जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन करते हैं, जिनका हम प्रयोग खाना बनाने वगैरह में करते हैं, इनके लिए मतलब इन दोनों स्थान भारत में कहाँ पे हैं? तो आपको मुंबई वगैरह में भी यह देखने को मिलेंगे प्राकृतिक गैस, और राजस्थान में मिल जाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर में आप इसे खोज सकते हैं। तो प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में, राजस्थान में, और मुंबई महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? यहाँ जो 5वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन का ही ये नीचे का ऑप्शन भी है। चलिए इसे देखते हैं कि निम्न में से किसके लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तटीय क्षेत्रों में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क प्रदेशों में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आपको बायोगैस मिल जाएंगे। बायोगैस कैसे बनते हैं? तो गोबर और जीव जंतु और जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी छालों का प्रयोग गला वगैरह के जो है किया जाता है। आपको इसका पिक्चर भी आपके बुक में दिख जाएगा, आप इसको देख सकते हैं अपने बुक के पेज पे 36 पेज नंबर पे आपको एक बायोगैस का चित्र दिया होगा। आप उसे देखकर आसानी से समझ सकते हैं। और तटीय क्षेत्र में कौन सी ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं? तो तटीय क्षेत्र में आपको जो है जाहिर सी बात है, तटीय क्षेत्र तो वहाँ पे आपको नदी वगैरह मिलेंगी, तो आप वहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा पवन ऊर्जा भी वहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। शुष्क प्रदेशों में कौन से ऊर्जा के स्रोत आपको मिलेंगे? तो यहाँ पे आपको पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आप लोग जानते होंगे, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है, जैसे कि सोलर कुकर वगैरह का नाम आप लोग सुनते होंगे, जिसको गर्म करके सूर्य की रोशनी के द्वारा जो है बल्ब वगैरह जो है वो जलाए जा सकते हैं। इससे क्या होती है? तो रोशनी की, इससे इलेक्ट्रिसिटी की काफी ज्यादा बचत होती है। 5 ऐसे तरीके दीजिए जिनसे आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। मतलब आप भी कुछ ऐसे तरीके सोचिए जिसपे आप घर में ऊर्जा की बचत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जिस जगह हमको बल्ब का प्रयोग करना है, हम उसी जगह बल्ब का प्रयोग करें, और CLF जो होते हैं बल्ब, उनको हम जलाएं। तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं? बल्ब का प्रयोग कम करके और बिजली की उत्पादन को भी हम कम करके प्रयोग कर सकते हैं। अथवा जहाँ पे पंखे जलाने की आवश्यकता है वहाँ हम जलाएं। अगर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बॉल और पंखे के स्विच को बुता दें। इसका व्यर्थ में प्रयोग जो है वो हम ना करें। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। चलिए हम उनको सोचते हैं घर पर ऊर्जा की बचत के तरीके। बिजली उपकरण का आवश्यकता न होने पर बंद कर दें। जैसे कि हम घर से कहीं बाहर निकले तो घर के पंखे, बल्ब वगैरह जो है बुता कर जाएं। सब्जी प्रेशर कुकर में पकाएं। जैसे कि कढ़ाई वगैरह में पकाने में हमें समय लगता है, उससे गैस की भी काफी ज्यादा बर्बादी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं? सब्जी को प्रेशर कुकर में, दाल वगैरह को भी प्रेशर कुकर में, और चावल को भी प्रेशर कुकर में पकाकर हम गैस की बचत कर सकते हैं। CFL बल्ब का प्रयोग हम करके क्या कर सकते हैं? बिजली के प्रयोग को बचा सकते हैं। ये जो है पावर कम खपत करती है और हमें रोशनी जो है वो अधिक देती है। खिड़कियों को खुली रखकर, जैसे कि सुबह में अगर हमें बल्ब की रोशनी का काम नहीं है तो हम बल्ब को सुबह में ना जलाएं। हम क्या करें? प्राकृतिक रूप से जो आने वाली सूर्य की किरणें हैं उनका प्रयोग करें। खिड़की खोल दे, उनसे हवा भी और प्रकाश दोनों को घर में आने दे। सूर्य के प्रकाश से बहुत सारे जो कीट पतंगे होते हैं, वो कीटाणु वगैरह जो होते हैं वो मर जाते हैं। गैस जलाने से पहले हम क्या करें? सब्जी बनाने या खाना बनाने की तैयारी कर ले, ताकि हम गैस जलाए तो तुरंत सब्जी छौंक सके। ये ऐसा नहीं करें कि आप गैस जला दे, कढ़ाई चढ़ा दे या कुकर चढ़ा दे और फिर आप सब्जी की कटिंग करने चले गए, तो उससे गैस की काफी ज्यादा बर्बादी होती है। चलिए हमने यहाँ तक समझ लिया, क्वेश्चन आंसर तक देख लिया। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिज की विशेषता नहीं है। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको इनमें से छांटना है कि इनमें से कौन सी खनिज की विशेषता नहीं होगी।
तो वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, ये तो खनिज की विशेषता है, और उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। कोई भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही ये खनिज तैयार होते हैं। वे असमाप्य होते हैं, मतलब उनकी जो संख्या है वो कभी नहीं खत्म होगी, ऐसी बात नहीं है। जो कुछ कुछ मतलब ऐसे खनिज है कि पेट्रोलियम वगैरह जो होगा और प्राकृतिक गैस है ये समाप्त हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वे असमाप्य होते हैं। आप इसको टिक कर लें, या आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा, आप अपने बुक में भी टिक कर सकते हैं, आप कॉपी में भी इसके ऑप्शन को लिख सकते हैं। चलिए आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक का उत्पादन नहीं है? तो अभ्रक जो है कौन सा राज्य नहीं करता? झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो अभ्रक का उत्पादन नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है? तो हम जब चैप्टर पढ़े थे तो हमने देखा था कि चिली जो है वो विश्व में तांबा सबसे ज्यादा जो है उत्पन्न करती है, उत्पादक है। तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा चिली। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रक्रिया में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित करेगी? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो हम घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एलपीजी को संरक्षित नहीं करता है? पहला ऑप्शन है पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना। हम अच्छा हो सकता है उपाय कि अगर हम दाल को भिगो के रखते हैं तो ये कम सीटी में ही दाल जल्दी बन जाएगी। अन्यथा अगर आप बिना फूले या बिना फुलाए दाल का प्रयोग करते हैं तो उसमें ज्यादा सीटी और ज्यादा गैस की खपत होगी। तो ये क्या हो गया कि दाल को भिगो के उसके बाद प्रेशर कुकर में सीटी लगाना, ये गैस को संरक्षित करने का उपाय है। प्रेशर कुकर में खाना पकाना, इनसे भी गैस की बचत होती है। कढ़ाई से जल्दी प्रेशर कुकर में खाना पक जाता है और इससे गैस की बचत होती है। पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना। हम जब भी सब्जी बनाए तो पहले से तैयारी कर ले, उसके बाद गैस को ऑन करें। ऐसा नहीं कि गैस ऑन कर ले और फिर सब्जी की कटिंग करें, उसमें गैस की बर्बादी होती है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये तो संरक्षित करते हैं एलपीजी को। जो एक नहीं है तो खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पे भोजन को पकाना अधिक देर तक, ये क्या हो सकता है, गैस की बर्बादी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। कारण हम लोगों को बताना है कि बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान देना चाहिए। मतलब क्यों आवश्यक है कि अगर हम बड़े बांध बनाते हैं तो उस जगह पे बनाए जहाँ पे वनों को नहीं काटा जाए, मतलब कम वन काटे जाए। उसके अलावा बहुत बड़ा क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाएगा। मतलब अगर हम बड़े बांध बनाते हैं तो उसके आसपास का एरिया जो उपजाऊ है वो क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। और स्थानीय स्तर पर भूकंप और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाएगा। यहाँ पे मिट्टी जो है वो दलदली हो जाएगी और जो है उसके कारण जो है भूकंप का सामना करना पड़ेगा और भूस्खलन वगैरह भी ज्यादा होगा इससे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बताना है कारण सहित अधिकांश उद्योग कोयले खदानों के पास क्यों केंद्रित होते हैं? आप भी सोचिए कि जो कोयले हम लोग उपयोग करते हैं वो वजन में काफी ज्यादा भारी होते हैं, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो कोयला का उद्योग होता है और मतलब खाने होती है वो कोयला खान के पास ही बनाई जाती है उद्योग के केंद्र, ताकि कोयला वहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो सके। तो पहला तो ये ऑप्शन हो गया। और दूसरा क्या है, तो कोयला शक्ति के साधन में उद्योग की मांग को पूरी करता है। बहुत सारी चीजों में कोयले का प्रयोग किया जाता है, भट्टी वगैरह में, तो इसके लिए भी कोयला क्या है, संरक्षित है। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये मूल्यवान है, ऊपर से जब हम इसे वाहन में प्रयोग करते हैं तो इसे और अधिक मूल्यवान बना दिया जाता है। और यह क्या होती है, तो आप अगर भविष्य में इसकी बचत करना चाहते हैं तो अभी से हमको इसको बचा कर रखना होगा। इसका उपयोग जो है वो व्यर्थ में नहीं किया जाएगा। एक तो मूल्यवान है, दूसरा जिस जगहों पे हमें गाड़ी से जाने की आवश्यकता नहीं है, पेट्रोल की आवश्यकता नहीं, वहाँ पे हम पैदल जा सके या साइकिल से भी जा सके, गाड़ी का प्रयोग नहीं कर, इस तरीके से हम पेट्रोल को बचा के रख सकते हैं। पेट्रोलियम कीमती है और आने वाले भविष्य में हमें नहीं मिलेगा, इसे बनने में काफी ज्यादा समय लगता है, इसलिए पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, काला सोना। अखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय क्यों बन गया? आंखनन जो हमसे खुदाई वगैरह करते हैं, जहाँ पे विस्फोटक वगैरह डालकर और खनन करते हैं, मिनरल निकालते हैं, उन जगहों पर मान लीजिए आप विस्फोटक लगा रहे और मिनरल निकाल रहे हैं, तो विस्फोटक होने के कारण बड़े से एरिया में जो है पूरी मिट्टी के धुएं हमें देखने को मिलते हैं। उन धुओं के कारण जो है पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब चलिए अंतर स्पष्ट करना, इसको समझते हैं। परंपरागत और गैर परंपरागत क्या होते हैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में बताना है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जिन्हें मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला। और गैर परंपरागत क्या होते हैं, जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा के विकल्प के रूप में करने की, अगर परंपरागत ऊर्जा न हो तो हम क्या कर सकते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। इन स्रोतों का भंडार, परंपरागत ऊर्जा जो होते हैं इनका भंडार सीमित है, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह हो गए, और प्राकृतिक गैस, इनका भंडारण सीमित और ये दोबारा नहीं बन सकते, इनको बनने में अरबों करोड़ों साल लग जाते हैं। और गैर परंपरागत स्रोत जो है, इन स्रोतों का भंडार सीमित नहीं है, ये नवीकरणीय, ये हमें पुनः प्राप्त हो सकते हैं। इन ऊर्जा के स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण होता है। अगर हम ज्यादा परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो वातावरण प्रदूषित हो जाता है। पेट्रोलियम का ज्यादा प्रयोग करने से वातावरण प्रदूषित होगा, प्राकृतिक गैस का ज्यादा प्रयोग करने से वातावरण प्रदूषित होगा।
और जो गैर परंपरागत स्रोत है इससे वातावरण किसी भी तरीके से प्रदूषित नहीं होता है। परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण क्या के हो जाएंगे? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है, और गैर परंपरागत ऊर्जा के सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोगैस और प्राकृतिक गैस में आपको अंतर बताना है। बायोगैस क्या है? यह एक मानव निर्मित गैस है, और प्राकृतिक गैस क्या है? यह एक प्रकृति के द्वारा निर्मित गैस है। बायोगैस कैसे तैयार होता है? मृत पौधे, जंतुओं और अवशेष पौधों, पशुओं के गोबर आदि से तैयार किया जाता है। और प्राकृतिक गैस जो है यह पेट्रोलियम निक्षेपण के साथ तैयार होती है। और बायोगैस का उपयोग जो है खाना बनाने और बल्ब जलाने में किया जाता है, और प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। बायोगैस इसके प्लांट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक गैस के जो प्लांट है वो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई और अपतटीय क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। लौह और अलोह खनिज में अंतर बताना है। लौह खनिज क्या होते हैं? जिनमें लोहे के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम लौह खनिज कहते हैं, और जिनमें लोहे के गुण नहीं पाए जाते उन्हें अलोह खनिज कहते हैं। और लौह खनिज के उदाहरण क्या हो जाएंगे? लौह, एस्क, मैग्नीज, क्रोमोमाइट इत्यादि लोहा खनिज। और अलोह खनिज जिसमें लोहे के गुण नहीं पाए जाते हैं वह सोना, चांदी, तांबा आदि अलोह खनिज है। जो लौह खनिज है वो मतलब रूप में क्या होते हैं? कठोर होते हैं, आप उनको हाथ से मरोड़ वगैरह नहीं सकते, लचीले नहीं होते हैं। लेकिन जो अलोह खनिज होते हैं वो लचीले होते हैं, आप इनके तार बना सकते हैं पतले पतले, और ये काफी ज्यादा इनके गुण लचीले होते हैं। धात्विक और अधात्विक खनिजें क्या होती हैं? धात्विक खनिज जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और जिन खनिजों से धातु नहीं प्राप्त होती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिजों को पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है, लेकिन अधात्विक खनिजों को पीटेंगे तो वो टूट जाएंगे। धात्विक खनिजों में चमक होती है और अधात्विक खनिजों में चमक नहीं होती है। धात्विक खनिजों के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? लोहा, एस्क, मैग्नीज, क्रोमोमाइट, सोना, चांदी, ये धात्विक खनिज हैं। और अधात्विक खनिज क्या क्या हो जाएंगी? जो पत्थर के रूप में है, संगमरमर, कोयला, अभ्रक, पेट्रोलियम इत्यादि, ये अधात्विक खनिज के उदाहरण। तो चलिए अब ये चैप्टर जो है हम इसे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।